10,000 साल पहले का वक्त। अगर अगर हम उस दौर की कल्पना करें तो दुनिया बहुत ही अलग थी, है ना? वो बिल्कुल, मतलब लोग कबीलों में घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। राइट। और कच्चे फल या सब्जियां चबा रहे हैं। जिंदगी बस हर दिन खाने की तलाश में निकलने का ही नाम थी। एकदम क्योटिक था सब कुछ। हाँ, और फिर अचानक से एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट आता है। एक घुमंतू कबीला एक जगह रुकता है, मिट्टी में कुछ बीज डालता है, और देखते ही देखते वो बिखरा हुआ जंगल एक खूबसूरत सुनहरे खेत में बदल जाता है। वाह! शिकार करने वाले हाथ अब मिट्टी में फसल उगा रहे थे। एक ब्राइट 3D एनिमेशन अगर माइंड में चलाएं तो ये ट्रांजिशन कितना एपिक लगेगा। और ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, ये इंसानी सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फूड की लगातार जरूरत ने एक बड़ी आबादी को एक जगह बसने का मौका दिया, जिससे कृषि या एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। क्योंकि जब आबादी बढ़ती है तो तो शिकार या जंगल से तोड़े हुए फलों से काम नहीं चल सकता। तो एग्जैक्टली एक लार्ज पॉपुलेशन को जिंदा रखने के लिए तीन चीजें लाजमी हो जाती हैं: रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और सही डिस्ट्रीब्यूशन। इनके बिना तो कोई सभ्यता सरवाइव ही नहीं कर सकती। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव का मकसद भी यही है। एनसीईआरटी के सोर्स मटेरियल पर आधारित हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन और प्रबंधन को कंप्लीटली अनपैक करेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतना डीपली और इतने मजेदार 3D विजुअल स्टाइल में समझेंगे कि रटने की कोई जरूरत ही न बचे। हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे क्लियर हो जाएगा। तो सीधे खेत में उतरते हैं। हाँ, सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। अगर एक गमले में आम का पौधा लगा हो और दूसरे में गेहूं का, तो क्या क्या उसे फसल कहेंगे? आखिर ये क्रॉप टेक्निकल टर्म्स में होती क्या है? अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो गमले में लगे पौधे फसल नहीं है। फसल या क्रॉप तब बनती है जब किसी एक ही तरह के पौधे को किसी एक जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अच्छा, मतलब लार्ज स्केल पर। हाँ, स्केल और यूनिफॉर्मिटी यहाँ सबसे जरूरी फैक्टर्स हैं। उदाहरण के लिए, अगर गेहूं यानी वीट की क्रॉप की बात हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि उस पूरे खेत में उगने वाले हजारों लाखों पौधे सिर्फ और सिर्फ गेहूं के ही हैं। समझ गए। अब अगर एक 3D एनिमेटेड भारत के नक्शे पर नजर डाली जाए, तो ज्योग्राफी और मौसम में कितनी विविधता है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगुलर बारिश हो रही है। कहीं सूखा है तो कहीं सर्दी पड़ रही है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बारिश हर रीजन में बिल्कुल अलग-अलग हैं। और इस मौसम के आधार पर ही तो फसलों को दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है ना, खरीफ और राबी। बिल्कुल। मौसम के हिसाब से फसलों का चुनाव करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसान की। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें आमतौर पर बारिश के मौसम में बोया जाता है। जो कि इंडिया में जून से सितंबर तक चलता है। राइट। इस दौरान खेतों में धान यानी पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन उगते हुए दिखते हैं। इन फसलों को अपने ग्रोथ साइकिल के लिए ढेर सारे पानी की जरूरत होती है। जो मॉनसून नेचुरली प्रोवाइड कर देता है। एग्जैक्टली। और जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, हवा में ठंडक आने लगती है और राबी क्रॉप्स का टाइम आ जाता है। अक्टूबर से मार्च तक के सर्दी के मौसम में गेहूं, चना, मटर और मस्टर्ड जैसी फसलें पॉप अप होने लगती हैं मैप पर। सही कहा। ओके, लेट्स अनपैक दिस विद अ पजल। अगर मैं धान यानी पैडी को सर्दी के मौसम में उगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? मेरा मतलब है, सर्दी में बारिश नहीं होती तो क्या हुआ? किसान कुएं या ट्यूबवेल से पानी तो दे ही सकता है ना? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, पर इसका जवाब स्केल और फसल की बेसिक बायोलॉजी में छुपा है। धान को ग्रो करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी नहीं चाहिए, उसके खेत को लंबा समय तक पानी में डूबा हुआ रखना पड़ता है। वेट, टोटली सबमर्ज्ड? हाँ, सर्दी के मौसम में नेचुरली पानी अवेलेबल नहीं होता। अगर ट्यूबवेल से इतना पानी निकालने की कोशिश की जाए तो ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल खतरे में आ जाएगा और कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि फसल उगाना प्रैक्टिकली नहीं रहेगा। ओह, इसीलिए उसको सिर्फ रेनी सीजन में ही उगाते हैं, जहां नेचर खुद फ्री में हजारों लीटर पानी बरसाती है। बिल्कुल। मिट्टी से ज्यादा जरूरी फसल का मौसम होता है। ये हमें बताता है कि किसान को नेचर के रिदम के साथ सिंक करना पड़ता है। नेचर के खिलाफ जाके फार्मिंग नहीं हो सकती। दैट मेक्स टोटल सेंस। तो अब आते हैं फसल उगाने के सबसे पहले और सबसे क्रूशियल प्रोसेस पर, मिट्टी की तैयारी यानी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। राइट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस जमीन में गड्ढा करो और बीज डाल दो, पर किसान सबसे पहले मिट्टी को पलटता है, उसे ढीला करता है,
जिसे टिलिंग या प्लाउइंग कहते हैं। पर मिट्टी को ढीला करना इतना जरूरी क्यों है? उसके पीछे पूरा एक अंडरग्राउंड इकोसिस्टम काम कर रहा है। देखिए, जमीन की मिट्टी वक्त के साथ बहुत हार्ड और पैक्ड हो जाती है। हाँ, कंपैक्शन हो जाता है। अगर बीज ऐसी हार्ड मिट्टी में डाल दिया तो जब उसमें से नन्ही जड़ें यानी रूट्स निकलेंगी, वो जमीन के अंदर गहराई तक जा ही नहीं पाएंगी। एक रनिंग 3D एनिमेशन इमेजिन करते हैं जहां पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक पुश कर रही हैं। राइट। जब मिट्टी लूज होती है तो रूट्स बहुत गहराई तक आसानी से पेनिट्रेट कर सकती हैं, और इससे भी बड़ी बात, मिट्टी ढीली होने की वजह से उन जड़ों को सांस लेने यानी ब्रीथ करने की जगह मिलती है। तो इसका मतलब है मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह बनती है वहां हवा फंस जाती है, जो रूट्स के लिए ऑक्सीजन का सोर्स बन जाती है। एग्जैक्टली। और इस लूज मिट्टी का एक और फायदा है। बिगर पिक्चर देखिए, ढीली मिट्टी में केंचुए यानी अर्थवॉर्म्स और सॉइल माइक्रोब्स बहुत आसानी से बढ़ते हैं, जिनको हम किसान का दोस्त बोलते हैं। हाँ, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये लगातार मिट्टी को खाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिससे मिट्टी और ज्यादा ढीली होती है। साथ ही ये मिट्टी में ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस? हाँ, ह्यूमस मिट्टी की फर्टिलिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये डेड प्लांट्स, लीव्स और एनिमल्स के डिकम्पोज होने से बनता है। और एक बात, मिट्टी की टॉप लेयर के कुछ सेंटीमीटर्स ही पौधे की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मिट्टी को पलटने से जमीन के नीचे छुपा हुआ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाता है, जिसे प्लांट्स आसानी से यूज कर सकते हैं। ओह वाओ, ये पूरा एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह लग रहा है। हर ऑर्गेनिज्म अपना काम कर रहा है। लेकिन किसान इस हार्ड मिट्टी को तोड़ेगा कैसे? सदियों से तो अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है ना? बिल्कुल। अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले लकड़ी का हल, जिसे प्लाव कहते हैं, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। इसमें एक ट्रायंगुलर लोहे का हिस्सा होता है जिसे प्लाउशेयर कहते हैं। वो ट्रायंगुलर शेप इसलिए होती है ताकि वो मिट्टी को आसानी से चीर सके, बिल्कुल एक चाकू की तरह। सही कहा। फिर आता है हो, जिसका डिजाइन मिट्टी ढीली करने और वीड्स हटाने के लिए किया गया था। पर आज के मॉडर्न टाइम्स में खेतों में बड़ी-बड़ी मशीन्स और ट्रैक्टर्स दिखते हैं। हाँ, जिनमें कल्टीवेटर लगा होता है। ये कल्टीवेटर एक ही बार में खेत के एक बड़े हिस्से की मिट्टी को डीपली पलट देता है, जिससे लेबर और टाइम दोनों की भारी बचत होती है। समय के साथ एग्रीकल्चर कितना तेजी से आगे बढ़ा है। अब जब खेत की मिट्टी एकदम परफेक्ट, न्यूट्रिएंट रिच और ढीली हो चुकी है, तो उसके अगले कदम का वक्त आता है। सोइंग यानी बीज बोना। लेकिन कोई भी बीज रैंडमली नहीं उठाया जा सकता। फसल की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि बीज कितने हेल्दी हैं। और इन बीजों की टेस्टिंग का एक बहुत ही दिलचस्प 3D एनिमेटेड एक्सपेरिमेंट है। सोचो, एक बड़ा सा ग्लास का बीकर पानी से आधा भरा हो, उसमें मुट्ठी भर गेहूं के बीज डालकर मिक्स करते हैं, और कुछ देर छोड़ देने पर एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। कुछ बीज पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, जबकि ज्यादातर नीचे बेस में बैठ जाते हैं। पहली बार देखने पे लगता है ये क्या जादू है। लेकिन इसके पीछे पूरे फिजिक्स और बायोलॉजी है। जो बीज खराब हैं या पेस्ट्स ने डैमेज कर दिए हैं, वो अंदर से हॉलो यानी होलो हो चुके हैं। राइट। और हॉलो होने की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो हल्के हो जाते हैं और इसलिए तैरने लगते हैं। ये हेल्दी भारी बीजों को खराब बीजों से अलग करने का एक जबरदस्त फिल्टर है। और जब हेल्दी बीज सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें बोने के तरीके भी वक्त के साथ बदले हैं। पहले एक ट्रेडिशनल फनल यूज होता था। बीजों को फनल में डाला जाता था और वो पाइप्स के जरिए मिट्टी में दब जाते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। बीज अक्सर एक ही जगह गुच्छे यानी क्लस्टर में गिर जाते थे। इसीलिए आज सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल होता है, जो ट्रैक्टर के पीछे अटैच होती हैं। और ये ड्रिल बीजों को मिट्टी में एकदम बराबर दूरी यानी यूनिफॉर्म डिस्टेंस और सही गहराई पर बोती है। बिल्कुल। पर एक बात बताइए, दूरी बराबर रखना इतना जरूरी क्यों है? अगर पौधे थोड़ा पास-पास उग जाएंगे तो क्या नुकसान है? देखिए, अगर पौधे बहुत पास उग गए तो उनके बीच सनलाइट, पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ही फियर्स कंपटीशन शुरू हो जाएगा। हाँ, वो एक दूसरे का खाना छीन लेंगे। हाँ, और दोनों ही वीक रह जाएंगे। प्रॉपर स्पेसिंग इंश्योर करती है कि हर पौधे को अपना पर्सनल स्पेस मिले। प्लस सीड ड्रिल का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये बीजों को मिट्टी से अच्छी तरह ढक देता है, ताकि पक्षी उन्हें आकर खा ना सकें। वाओ, ये छोटी-छोटी डिटेल्स यील्ड को मैसिव तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। बीज मिट्टी में चले गए, प्रॉपर स्पेस मिल गया, पर अब उन्हें एक पूरा पौधा बनने के लिए ताकत चाहिए। मिट्टी को पावर अप करना पड़ता है, क्योंकि लगातार फसल उगाने से मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और यहीं पर मैन्योर
यानी खाद और फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक उनका इस्तेमाल होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस विद एन एनालॉजी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बैलेंस्ड डाइट और एक एनर्जी ड्रिंक। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है इस कॉन्सेप्ट के लिए। मैन्योर को आप मिट्टी का बैलेंस्ड डाइट समझ लीजिए। ये कंप्लीटली नेचुरल होता है। गोबर, प्लांट वेस्ट और एनिमल रेजिड्यू को खेत के पास गड्ढों में डाल दिए जाते हैं। और वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डिकम्पोज करते हैं। हाँ, और एक न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं। सबसे जरूरी बात, मैन्योर मिट्टी को ढेर सारा ह्यूमस देता है। इससे मिट्टी की पोरसनेस बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन फ्लो करती है और मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता लाजवाब हो जाती है। और दूसरी तरफ है हमारा एनर्जी ड्रिंक यानी फर्टिलाइजर्स। ये इंसान द्वारा बनाए गए केमिकल्स हैं, जैसे यूरिया, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये फैक्ट्री में बनते हैं। इनमें न्यूट्रिएंट्स तो कूट कूट कर भरे होते हैं, जो मिट्टी में डालते ही पौधों को इंस्टेंट बूस्ट देते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स मिट्टी को 1 ग्राम भी ह्यूमस नहीं देते। वहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे रोज एनर्जी ड्रिंक पीने से हेल्थ डाउन हो जाती है, वैसे ही लगातार फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से मिट्टी खराब होती है। नेचुरल माइक्रोब्स और केचुए मरने लगते हैं। और बारिश के पानी के साथ बहकर ये केमिकल्स आसपास की झीलों में चले जाते हैं, जिससे सीवियर वाटर पोल्यूशन होता है। तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए फर्टिलाइजर्स ठीक हैं, पर लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए मन्योर ही बेस्ट है। पर मिट्टी की फर्टिलिटी वापस लाने का केमिकल्स या खाद के अलावा कोई और नेचुरल तरीका भी तो होगा। बिल्कुल है। उसे क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र कहते हैं। ये नेचर का अपना एक ऑटोमेटिक रिचार्ज सिस्टम है। जैसे नॉर्थ इंडिया में किसान एक सीजन में लेग्यूम्स यानी फलियां उगाते थे और अगले में गेहूं। लेग्यूम्स उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल नेचुरली वापस बढ़ जाता था। वेट, ये थोड़ा समझ नहीं आया। फलियों के पौधे उगाने से मिट्टी में अचानक नाइट्रोजन कैसे आ गया? हवा में तो 78% नाइट्रोजन होती है, पर मिट्टी में वो आसमान से थोड़ी बरसेगी। What's fascinating here is बायोलॉजी का मैजिक। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में यानी रूट्स में छोटे छोटे गांठे या नोड्यूल्स होते हैं। अच्छा। इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया नाम के स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अच्छा। पौधे डायरेक्ट हवा की नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये राइजोबियम बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर उसे सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ओह वाओ। तो कन्वर्ट की हुई नाइट्रोजन को मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर प्लांट्स उसे ले लेते हैं। बदले में पौधा बैक्टीरिया को रहने की जगह और खाना देता है। ये तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई। बिल्कुल, बिना किसी फैक्ट्री के खेत नेचुरली पावर अप हो जाता है। लाजवाब। नेचर ने इनबिल्ट केमिकल फैक्ट्रीज रूट्स में ही फिट कर दी है। तो मिट्टी तैयार है, बीज बो दिए, न्यूट्रिएंट्स मिल गए। लेकिन अब फसल को प्यास तो लगती है, खासकर गर्मी में जब इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है। और इस प्यास को बुझाने के प्रोसेस को हम इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। पुराने जमाने में किसान ट्रेडिशनल मेथड्स पर निर्भर थे, जैसे मोट, चेन पंप, धेकली और राहत। अगर हम राहत की बात करें तो ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक शानदार 3D मॉडल बन सकता है। एक बड़ा सा पहिया होता था जिस पर ढेर सारी बोल्टियां बंधी होती थी, और उस पहिए को एक लीवर के जरिए किसी जानवर जैसे बैल से जोड़ा जाता था। जब बैल गोल गोल घूमता था तो वो पहिया कुएं के अंदर जाता, बाल्टियां पानी से भरती और ऊपर आके खेत में पानी गिरा देती। ये तरीके सस्ते थे क्योंकि इसमें फिजिकल मेहनत लगती थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये उतने एफिशिएंट नहीं थे, है ना? ज्यादातर पानी या तो एवेपोरेट हो जाता था या वेस्ट हो जाता था। इसीलिए पानी की वेस्टेज रोकने के लिए मॉडर्न मेथड्स डेवलप किए गए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है स्प्रिंकलर सिस्टम का। अगर हम 3D रोटेटिंग नोजल्स इमेजिन करें जो खेत में वर्टिकल पाइप्स पर लगे हैं, जब प्रेशर से पानी आता है तो इन घूमते हुए नोजल्स ऐसे निकलता है जैसे बारिश हो रही हो। आसमानी जमीन और कॉफी प्लांटेशन के लिए तो ये बढ़िया है। और दूसरा सबसे स्मार्ट सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। इसमें जमीन के ऊपर पाइप्स का एक जाल बिछा होता है और पानी बूंद बूंद करके सीधा रूट्स के पास गिरता है। Here's where it gets really interesting. अगर दोनों मॉडर्न मेथड्स को कंपेयर किया जाए तो इनका स्पेसिफिक यूज केस क्या होगा? जहां जमीन आसमान है वहां स्प्रिंकलर यूज होता है, लेकिन जहां पानी की सच में भारी कमी है वहां ड्रिप सिस्टम एक वरदान है। खासकर फ्रूट प्लांट्स और गार्डन्स के लिए यह दुनिया की सबसे बेस्ट इरिगेशन टेक्निक है, क्योंकि पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता।
तो फसल अब अच्छी तरह से बढ़ रही है, पर एक प्रॉब्लम खेत में हमेशा आती है। कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट खेत में उगाते हैं जिन्हें वीड्स या खरपतवार कहते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि थोड़ी घास ही तो है, उगे रहने दो, पर ये घास बहुत खतरनाक होती हैं। इन वीड्स को हटाना, जिसे वीडिंग कहते हैं, बेहद जरूरी है। ये फसल के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। जमीन तो लिमिटेड है ना। ये वीड्स फसल के हिस्से का पानी, न्यूट्रिएंट्स और धूप छीन लेते हैं। तो इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। कटाई से पहले जब टिलिंग होती है तब कुछ मर जाते हैं, बाकी को किसान खुरपी से मैन्युअली उखाड़ते हैं। पर बड़े खेतों में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिन्हें वीडसाइड्स कहते हैं, जैसे 2,4-D। हाँ, इस केमिकल को पानी में घोलकर स्प्रे किया जाता है। ये सिर्फ वीड्स को मारता है, फसल को नहीं। लेकिन वेट, एनसीईआरटी में पहेली और बूझों के हवाले से एक बहुत वैलिड पुशबैक है। अगर 2,4-D इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल है तो क्या उस किसान के लिए खतरनाक नहीं होगा जो इसे स्प्रे कर रहा है? हाँ, वीडिसाइड्स आखिरकार पॉइजनस केमिकल्स ही हैं। स्प्रे करते वक्त उसके माइक्रोपार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं, इसलिए किसान को अपना नाक और मुंह अच्छी तरह ढकना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट। तो अब 3-4 महीने की मेहनत के बाद आता है सफर का सबसे सैटिस्फाइंग हिस्सा। खेत सुनहरी हो गया है, फसल पककर तैयार है। हार्वेस्टिंग यानी कटाई का वक्त। ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग दरांती या सिकल से होती है। पर बड़े खेतों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कंबाइन मशीन आती है। कंबाइन ये मैसिव मशीन दरअसल हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम करती है। फसल काटती भी है और अनाज को भूसे से अलग भी करती है। पर एक प्रॉब्लम भी है, पोल्यूशन वार्निंग। स्टबल बर्निंग। राइट। हाँ, फसल के बचे हुए धथल यानी स्टब्स को खेत में जला दिया जाता है, जिससे पोल्यूशन होता है। इसको ठीक से हैंडल करना जरूरी है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हार्वेस्टिंग एक जश्न का मौका है। भारत में फसल पकने की खुशी में पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या और बिहू जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये हमारी कल्चर का दिल है। तो चलो इस मजेदार सफर का रिकैप करते हैं। 10,000 BCE के शिकार से हम खेत तक आए, खरीफ और राबी क्रॉप समझें, रूट्स को सांस लेने के लिए मिट्टी ढीली की, बीज बोए, मिनोर और फर्टिलाइजर्स को कंपेयर किया, और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से पानी बचाया, वीड्स को हटाया और कंबाइन से हार्वेस्ट करके त्योहार मनाया। और इस डीप डाइव के अंत में आप सबके लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट। आज हमने राइजोबियम बैक्टीरिया को जाना जो हवा से नाइट्रोजन खींचता है। सोचिए, अगर आने वाले वक्त में साइंस ऐसी सुपर क्रॉप्स डिजाइन करे जिनको मिट्टी या पानी की जरूरत ही ना हो, जो सारा न्यूट्रिशन डायरेक्ट हवा से ले लें, तो हमारी दुनिया और कृषि का नक्शा कैसा होगा? ये थॉट सच में फार्मिंग के फ्यूचर को रीडिफाइन कर देगा। और इस सवाल के साथ ही इस 3D सफर को खत्म करते हैं। कीप एक्सप्लोरिंग। अलविदा।